Date is today 28 September 24. Our group is Finvestors, through which we simplify your finances. आज का जो सब्जेक्ट है वो है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। बहुत सारे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे डिक्लेरेशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी है। कुछ डिक्लेरेशंस जो हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जो स्क्रीनर के फीड आते हैं या फिर और भी कोई वेबसाइट आप यूज़ करते हैं उसके जो भी फीड आते हैं उसको काफ़ी वो नॉइजी बनाते हैं। और कभी कभी टाइम टेकिंग भी होते हैं, लेकिन उससे आउटकम जो है बहुत कम मिल पाता है आपको। तो उसको ही आज हम सिंप्लीफाई करेंगे इस डिस्कशन के दौरान। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। और इस डिस्कशन के दौरान जो भी स्टॉक्स के नाम अगर रिफ्लेक्ट होते हैं या डिस्कशन में कभी एग्जांपल के लिए आते हैं, वो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी बाई सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लें, उनकी सलाह लें और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। पहले देखते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जो हमारे फीड में आते हैं वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे। सो एनीबडी कैन यूज एनी वेबसाइट एज स्क्रीनर डॉट इन, तिजोरी फाइनेंस, टिकर और एनएससी बीएससी अनाउंसमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो इसमें जो प्राइमरी जो सेक्शन है वो है एनएससी बीएससी अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट सेक्शन है। वहीं से डेटा रिट्रीव करके बाकी जो वेबसाइट्स हैं वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट अपने एप्लीकेशन में या वेबसाइट पे शो करते हैं। आप इसमें से जो भी चाहें वेबसाइट यूज कर लें या फिर एनएससी बीएससी का अनाउंसमेंट सेक्शन देखें। तो हम स्क्रीन तक पहुंचेंगे कैसे। मैं स्क्रीनर यूज करता हूं, तो आप चाहे स्क्रीनर यूज करें चाहे और भी कोई वेबसाइट यूज करें, आप उसको लॉग इन करें। मैं अभी स्क्रीनर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मेरे लिए यही आसान है। जैसे हम लॉग इन करेंगे स्क्रीनर डॉट इन में, तो आपके पास ये पेज आएगा जो सामने डिस्प्लेड है। इसके बाद आपको क्लिक ऑन द राइट ऑफ वॉच लिस्ट। आपको एक वॉच लिस्ट दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में, तो उस वॉच लिस्ट के राइट में क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे आपके पास एक सामने एक नया विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा होगा ऐड कंपनीज टू कोर वॉच लिस्ट। तो इसमें आपने कोई कंपनी का नाम डाला, जैसे मैंने यहाँ पे ईएमएस डाला है, तो आपने ये नाम डाला। उसके बाद आपने डन किया, डन पे क्लिक किया। जब आप ये क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगी। इसमें इससे पहले भी आपने अगर कोई वॉच लिस्ट में कंपनी ऐड कर रखी है तो वो भी इसमें डिस्प्लेड होगी। तो जो आपने लेटेस्ट जो भी ऐड किया है वो नंबर वन पे आएगा। तो नंबर वन इज द लेटेस्ट एडिशन। फिर ये जो वॉच लिस्ट आपका बन गया, इसके बाद आप जो स्क्रीनर का जो पेज है टॉप पे आप देखिए यहाँ पे फीड लिखा हुआ है। आप उस फीड पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट सारे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आपको सिरमा एसजेएस या केपी एनर्जी का अनाउंसमेंट कुछ दिख रहा है। तो इस तरह के अनाउंसमेंट आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इन अनाउंसमेंट को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या होते हैं। ये एक पूरा अनाउंसमेंट हम कैसे हमें मिलेगा अपने वेबसाइट्स में या अपने स्क्रीनर में या तिजोरी फाइनेंस में या कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं, वो तरीका रहा। हम पहले ओवरव्यू देखते हैं कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते क्या है। तो कंपनी शेयर्स इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद पब्लिक, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड मीडिया थ्रू कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। These include disclosure of some events, corporate actions, awards, ratings, updates, etc. कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो अपने कंपनी में उनके क्या चल रहा है, फाइनेंशियल वेलबींग कैसी है उसकी, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है, कुछ अगर इवेंट हुआ है कंपनी में तो वो, या वो खुद कहीं इवेंट अटेंड कर रहे हैं वहाँ कोई अवार्ड मिला, कुछ रेटिंग अपडेट आया, इसको अपने शेयर होल्डर्स को, या इवन नॉट लिमिटेड टू शेयर होल्डर्स, कोई भी अगर लॉग इन करेगा और वॉच लिस्ट में ऐड करेगा तो उसको ये डिस्क्लोजर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो डिस्क्लोजर्स होते हैं इनको हम अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं कि किस कैटेगरी में हम इसको फ्रेम करें। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें तो डिस्क्लोजर्स जो होते हैं उनमें पहला जो कैटेगरी है वह है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट कैटेगरी होगी ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स। उसके बाद होगी स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर, देन नैरेटिव डिस्क्लोजर, रिस्क डिस्क्लोजर। ये जितने भी डिस्क्लोजर्स आते हैं अगर हम उसको कैटेगराइज करें
तो इन सभी कैटेगरीज में उनको डाल सकते हैं। कुछ डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियली इफेक्ट कर रहे होंगे, कुछ ऑपरेशनली इफेक्ट कर रहे होंगे, कुछ कंपनी की स्ट्रैटेजी होगी कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। कुछ डिस्क्लोजर्स में ऐसा होगा कि कंपनी जो है कुछ पब्लिक में नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही होगी अपनी कंपनी के बारे में। और कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे जो कंपनी में क्या कोई रिस्क चल रहा है उस फैक्टर्स को डिस्प्ले करेंगे। तो यही सारे कैटेगरी में कुछ डिस्क्लोजर जो है इससे अलग भी हो सकते हैं, जिसको हमने अदर डिस्क्लोजर्स में कैटेगराइज किया है। तो इस तरह के डिस्क्लोजर सारे होंगे। तो सम अनाउंसमेंट मटेरियली इम्पैक्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेसेस। आपने देखा होगा कभी कभी कोई भी अनाउंसमेंट आता है, उस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के जो वैल्यूएशंस हैं, जो शेयर प्राइस है, वो काफी अफेक्ट होता है, पॉजिटिव वे में कहें या नेगेटिव वे में कहें। तो इसीलिए ये जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कौन से अनाउंसमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से अनाउंसमेंट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और केवल आपके जो फीड है उसको केवल नॉइजी कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पे। तो दिस डिस्क्लोजर्स इंक्लूड अनाउंसमेंट विच अफेक्ट्स कंपनीज फाइनेंशियल स्टेचर। जो एकदम नाम से ही ऑब्वियस है कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो होगा वो कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है या उसका जो फाइनेंशियल स्टेचर है, फाइनेंशियल वेलबींग है, उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो ये डिस्क्लोजर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस पे, जो मेन बोर्ड कंपनी है वो, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। जो एसएमई कंपनी है उनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स आते हैं। और फिर इन दोनों तरह की कंपनियों के ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आते हैं जो कि ऑडिटेड होते हैं। तो इस तरह के जो भी डिस्क्लोजर हैं ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में जाएंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। मैंने थोड़ा कैटेगराइज किया है इसमें, जिसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ये हाईलाइटेड है तो हाईलाइटेड हाईलाइटेड पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट। जो हाईलाइटेड नहीं है वो जस्ट एक जनरल डिस्क्लोजर है, और जो रेड में मार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देन है क्रेडिट रेटिंग्स। आप देखते हैं कि आपके कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स भी है, वो आते रहती है, कभी अपडेट होती है, कभी रीअफर्म होती है, कभी डिग्रेड होती है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर है। हमारे जो कंट्री में जो है कुछ बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं कॉर्पोरेट के, जैसे कि अ, हमारा जैसे क्रेडिट रेटिंग होता है, हम क्रेडिट स्कोर बोलते हैं उसको। तो कॉर्पोरेट का भी क्रेडिट रेटिंग होता है, उनके हिसाब से उनके लोन्स सैंक्शन होते हैं बैंक से। जिसकी अच्छी रेटिंग है उसको लोन थोड़े अच्छे, मतलब उसके कम ब्याज पे मिलेगा। जिसका रेटिंग उतना अच्छा नहीं है उसको या तो लोन नहीं मिलेगा, या फिर लोन मिलेगा भी तो काफी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो कुछ कुछ मैंने जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो काफी फेमस है अपने कंट्री में, उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, दैट इज क्रिसिल। फिर एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दैट इज केयर, देन इकरा, देन इन्फोमेरिक्स। इसके अलावा भी कुछ और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, बट मैंने उनके नाम नहीं लिखे हैं। इंपॉर्टेंट जो है मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। और इसमें फिर क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि इसमें दो तरह की रेटिंग आपको मिलेगी, एक होगी लॉन्ग टर्म रेटिंग, एक होगी शॉर्ट टर्म रेटिंग। लॉन्ग टर्म रेटिंग का मतलब होता है कि जो भी डेट है उनका, या डेट फाइनेंसिंग जो उनकी है, वो अगर 1 साल से ज्यादा की रेटिंग जो होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, और 1 साल से कम का जो डेट फाइनेंसिंग वाला जो रेटिंग होगा वो शॉर्ट टर्म होगा। तो इसमें हाईएस्ट रेटिंग जो होता है लॉन्ग टर्म में दैट इज ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट रेटिंग। और फिर हम इससे नीचे जाएंगे, डबल ए, देन ट्रिपल बी, डबल बी, बी, अब जहां तक नीचे आप जा सके अलग अलग है, बट हाईएस्ट रेटिंग इन द लॉन्ग टर्म इज ट्रिपल ए। फिर अगर हम शॉर्ट टर्म रेटिंग की बात करें जो कि 1 साल से कम के फाइनेंसिंग पे होगा, तो शॉर्ट टर्म रेटिंग इज A1 इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो A1 इज द हाईएस्ट। देन आप नीचे आएंगे, देन A2, A3, A4 इस तरह से होगा। फिर इसमें B1, B2, B3, B4 इस तरह से होगा। तो A1 इज द हाईएस्ट रेटिंग इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग्स गिवन बाई कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और अगर इस रेटिंग पे अगर प्लस या माइनस लगे, दैट इज अगर मैं बोलूं कि लॉन्ग टर्म रेटिंग इज ट्रिपल ए प्लस, तो ट्रिपल ए प्लस इज मॉडिफायर, मतलब इसके मतलब फाइनेंशियल वेलबींग को और मॉडिफाई कर रहा है, मतलब ये ट्रिपल ए से भी ज्यादा है। और अगर मैं ट्रिपल ए माइनस की बात करूं तो दैट इज बेटर देन डबल ए बट लेसर देन ट्रिपल ए। आप ऐसे इसको लीजिए। तो प्लस एंड माइनस साइंस आर मॉडिफायर, मॉडिफाई कह लीजिए, या उसको या थोड़ा सा डाउनवर्ड कह लीजिए, ऐसे आप कह सकते हैं उसको। तो प्लस और माइनस इस पे लगा हुआ हो तो
जहां भी लगा है तो प्लस है, थोड़ा सा उससे बेटर है बट अगली कैटेगरी से नीचे है, और माइनस है तो उस कैटेगरी से नीचे है बट उसकी निचली कैटेगरी से ऊपर है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं। फिर जीएसटी टैक्स डिमांड या फिर जीएसटी या टैक्स रिफंड, इस तरह का कुछ अगर अनाउंसमेंट है, वो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का पार्ट है। ये तभी इंपॉर्टेंट है जब ये सब्सटैंशियल हो। थोड़े बहुत, मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट ही है 100 करोड़ का है और 2 करोड़ का डिमांड है, या छोटा डिमांड है 50 लाख का डिमांड है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर सब्सटैंशियल ना हो टैक्स डिमांड या रिफंड भी इवन कहें आप, तो वो बहुत ज्यादा आपके काम का नहीं है। फिर हम आते हैं फाइनेंशियल अरेंजमेंट या फिर चेंज देयरिंग। फाइनेंशियल अरेंजमेंट का मतलब है जैसे कंपनी ने फंड रेज किया, या डेट के थ्रू किया हो, राइट इशू करके किया हो, प्रेफरेंशियल इशू करके किया हो, क्यूआईपी करके किया हो, ऑफर फॉर सेल हो, या एफपीओ हो, किसी भी तरह से वो अपने आप को, अपने फाइनेंसिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट उसने किया है, तो वैसा कुछ अनाउंसमेंट है, या फिर उस अनाउंसमेंट में कोई चेंज है, तो इस तरह का अनाउंसमेंट भी आपके लिए यहाँ देखिए हाईलाइटेड है ये, तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। देन डिविडेंड डिक्लेरेशन पेमेंट्स, बाईबैक स्प्लिट्स, बोनस इशू। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन और पेमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, जब कोई छोटी सी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, वो कभी उसने डिविडेंड दिया नहीं है, और वो डिविडेंड का मतलब अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट डिविडेंड में दे रही है, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन कि पहली बार उसने स्टार्ट किया डिविडेंड देना। दैट मीन्स कि प्रॉफिट जो है वो रियल प्रॉफिट है, मतलब कैश फ्लो भी उसके पास मिल रहा है, तो वो डिविडेंड देना चाहती है, कंपनी के साथ अपना प्रॉफिटेबिलिटी शेयर, शेयर होल्डर्स के साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करना चाहती है। और अगर जनरल नेचर का है, जो कंपनी हमेशा डिविडेंड देते आई है, उसने फिर एक डिविडेंड अनाउंस किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसमें इंपॉर्टेंट बाईबैक्स हो जाता है, स्प्लिट और बोनस इश्यू हो जाता है। बाईबैक्स भी फिर आप कहें यहाँ पे, हर बाईबैक इंपॉर्टेंट है, बट जो बाईबैक थोड़ा सा क्वांटम में बड़ा हो, लाइक परसेंटेज वाइज बात करूँ तो 3-4% से ऊपर का बाईबैक हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1-2% के बाईबैक में बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। और स्प्लिट एंड बोनस इशू हालांकि अ, मतलब ऑपरेशनल वाइज कुछ इफेक्ट नहीं करती है, बट एक सेंटीमेंट क्रिएट करती है जो शेयर होल्डर्स है रिटेल उनके अंदर, कि कंपनी ने स्प्लिट दिया, बोनस दिया, हालांकि कंपनी के वर्किंग पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी दिस अनाउंसमेंट आर इम्पोर्टेंट। देन ईसॉप्स है। ईसॉप्स का मतलब होता है इंप्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान्स। ये भी आप बहुत देखते होंगे अपने फील्ड में। ये कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अपने शेयर्स, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनके हायरार्की के हिसाब से, उनके यहाँ जो भी प्लान कर रखा है, जैसे भी उन्होंने अपना स्कीम जैसे प्लान कर रखा है, उसके हिसाब से शेयर्स उनको देती है। वो इसलिए देती है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर अपने आप को शेयर होल्डर समझेंगे, तो उनमें एक ओनरशिप वाली जो एटीट्यूड है वो डेवलप होगा। तो उसके लिए फिर वो थोड़ा सा आउट ऑफ टर्न जाके, या थोड़ा सा अहेड जाके थोड़ा काम करेंगे कंपनी के लिए, जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी काम नहीं करेंगे। उनको ये लगेगा कि अगर मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, और मेरे स्टॉक की वैल्यू तब बढ़ेगी जब कंपनी एज अ होल अच्छा परफॉर्म करेगी। तो थोड़ा सा वो एडवांस जाके भी काम करना शुरू होंगे, एक ओनरशिप की जो भावना है वो उनके अंदर डेवलप होगी। तो ये एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हमने कवर कर लिया। नाउ वी आर कमिंग टू ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स। अब इसमें क्या क्या आते हैं? सबसे पहले, दिस डिस्क्लोजर्स इंक्लूड अनाउंसमेंट विच अफेक्ट्स कंपनीज ऑपरेशनल इफिशियंसी। दीज आर कैपेक्स स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने बोल रखा है कि हम कोई कैपेक्स डाल रहे हैं जिससे हमारा जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगा, और वो कैपेक्स जो है अगले 6 क्वार्टर्स में कंप्लीट हो जाएगा, फेज वाइज, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अगर ऐसा होता है, फेज वाइज होता है, तो अगर उसने अनाउंसमेंट में दिया कि हमने फेज 2 तक कंप्लीट कर दिया, और आपको लगता है कि इसने 6 क्वार्टर मांगा है तो 2 क्वार्टर में इतना कंप्लीट किया है, तो दे आर ऑन ट्रैक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कैपेक्स जो है वो टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैपेक्स अनाउंसमेंट इज इंपॉर्टेंट। देन प्लांट देन प्लांट क्लोजर और री ओपनिंग। अब कोई प्लांट जो चल रहा है वो किसी भी रीजन से, आप बाढ़ के चलते कहें, या फिर सूखा के चलते कहें, या फिर कुछ कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते कहें, उसके चलते कोई प्लांट क्लोजर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको देखना पड़ जाएगा कि उस प्लांट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, कितना फर्क पड़ेगा उनके आगे के आने वाले प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर कोई प्लांट अगर क्लोज है, वो अगर रीओपन होता है, तो फिर भी आपके लिए फिर से ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। हालांकि जो मेंटेनेंस है वो पहले से शेड्यूल होता है,
बट अगर कोई प्लांट मेंटेनेंस पे जा रहा है तो वो कितने दिन तक मेंटेनेंस पे रहेगा, उससे फिर उनका प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होगा। तो आपके लिए ये फिर इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। बिजनेस वाइज, मार्केट शेयर ग्रोथ डी ग्रोथ। मार्केट शेयर ग्रोथ डी ग्रोथ का मतलब शेयर प्राइस ग्रोथ डी ग्रोथ नहीं है। मार्केट शेयर ग्रोथ डी ग्रोथ का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई फुटवियर कंपनी है, अब वो फुटवियर कंपनी पूरे फुटवियर सेगमेंट में सपोज अगर उसका 20% का मार्केट शेयर है, इसका मतलब है कि 100 अगर फुटवियर बिकते हैं तो 20% वो बेचती है, यानी वो 20 बेचती है। तो कल को अगर उसने 5% और मार्केट शेयर गेन कर लिया, दैट इज 25% उसका मार्केट शेयर बढ़ गया। तो इस रिस्पेक्ट में ये मार्केट शेयर ग्रोथ डिग्रोथ की बात हो रही है कि अपने ही सेगमेंट में कंपनी जो है वो दूसरों का शेयर ईट अप कर रही है, मतलब उनसे उनसे उनका बिजनेस छीन के अपने यहाँ बिजनेस लेके आ रही है। वो चाहे ग्रोथ में जाए या डिग्रोथ में जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि इससे कंपनी के ऑपरेशनल इफिशियंसी पे कितना फर्क पड़ेगा। द नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। अब कुछ कुछ कंपनीज जो हैं वो उन्होंने जो भी एक क्वार्टर में जो काम किया या साल में जो काम किया, उसमें एक्सपोर्ट में उनका कितना ज्यादा पहले से रहा, पहले था और अभी कितना रह गया। जैसे कभी कभी कोई कंपनी का विजन भी रहता है कि हम एक्सपोर्ट में भी 15% है, लेकिन हम अगले 3 साल में 25% करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारे मार्जिन अच्छे बनते हैं। तो इस केस में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज ऑन एन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशनल डिस्क्लोजर फॉर यू। देन बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस इन न्यू ज्योग्राफी। अब अगर बिजनेस जो है वो कहीं नई ज्योग्राफी में, कहीं नई जगह पे प्लांट उसने खोल दिया, ऑपरेशनल हो गया, और फिर उससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन की बात चल रही है, तो इस तरह के भी जो अनाउंसमेंट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर्स, आप देखते रहते हैं कि आपके जो फीड है उसमें आपके जो भी फेवरेट कंपनियां हैं या जो भी आपकी इन्वेस्टिंग कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ अगर ऑर्डर अगर उनको मिला है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बट यहाँ भी देखना पड़ेगा आपके कि ये जितनी भी मैं आपसे अलग अलग केसेस में बात कर रहा हूँ, इनमें जो क्वांटम है, जो क्वांटिटी है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो तो आपके लिए अच्छी बात है। अब इसमें अगर मैं रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर में बात करूं, तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी जो रेवेन्यू करती है 10,000 करोड़, उसको अगर 200 करोड़ का ऑर्डर मिल गया तो बहुत ज्यादा उससे कुछ होगा नहीं। तो क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स वो भी देखना जरूरी है, और उसके अलावा टाइमलाइन टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स वो भी देखना जरूरी है। अगर ऑर्डर मान लीजिए मिल भी गया, कुछ लंबा ऑर्डर मिल गया, 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, लेकिन उसका पूरा कंप्लीशन का जो टाइमलाइन वो दिया हुआ है 10 साल, तो क्या इफेक्ट करेगा आपकी वो, आपके नियर टर्म आपके बिजनेस डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके देखने की जरूरत होती है, बट फिर भी ऑर्डर्स मिलते रहने चाहिए कंपनी को, छोटे बड़े सारे ऑर्डर्स लगातार मिलते रहने चाहिए। दैट इज अ गुड थिंग कि कंपनी जो है उसमें लगातार काम चल रहा है, ये एक तो कम से कम इंडिकेशन मिल ही जाता है। तो दिस डिस्क्लोजर्स आर वेरी क्रूशियल एज द ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन विल फर्दर अफेक्ट द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। ये यही पता है आपको कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं, कंपनी अगर ऑपरेशनल लेवल पे सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, तभी जाके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स आर वेरी क्रूशियल पार्ट, बहुत क्रूशियल ये चीज है। और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में भी आपने देखा था कि काफी कुछ कुछ चीजें क्रूशियल थी, कुछ चीजें उतनी क्रूशियल नहीं थी। देन आते हैं हम स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर पे। अब ये क्या होता है हम आगे देखते हैं इसमें। तो दिस डिस्क्लोजर्स इंक्लूड अनाउंसमेंट विच अफेक्ट्स कंपनीज फ्यूचर स्ट्रैटेजी। का मतलब सीधा है कि स्ट्रैटेजी कोई कंपनी बना रही है अपने आगे की, कि उसको अपने बिजनेस में करना क्या है, कुछ क्या डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, या कोई अलग अलग बिजनेस में और कुछ सिनर्जी बनाने की जरूरत है, कुछ एक्विजिशन की जरूरत है। तो इसमें किस किस तरह के डिस्क्लोजर्स आते हैं। तो फ्यूचर प्लान एंड गाइडेंस, जो कंपनी जो गाइडेंस की बात करती है, फ्यूचर प्लान्स की बात करती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर्स। देन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, अब कोई नया प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया, तो ये स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर है, मतलब लेकिन ये जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो है वो अपने कोर ऑपरेशन के आसपास का प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसी अगर कोई कंपनी बात कर रही है कि हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सेंको गोल्ड के बारे में कि मतलब ज्वेलरी जो है लग्जरी भी कहें उसको और नेसेसिटी भी कहें, दोनों चीजें हैं। बट अगर कोई ज्वेलरी के शॉप में जाके और थोड़ा सा हाई एंड पर्स देखता है जो कि वेडिंग वाला पर्स है, तो उनके कोर काम के आसपास ही है, तो ऐसा कुछ नया लॉन्च होता है, तो दैट दैट बिकम्स एन इंटरेस्टिंग डिस्क्लोजर। ठीक है, तो ये आपको देखना है। देन आप स्ट्रेटेजिक गोल और मिशन की बात करते हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म मिशन जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स करने का है अगले 2 साल में, तो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर। देन एक्सपेंशन इज न्यू बिजनेस। अब कोई
नया ही बिजनेस, जैसे कि जो मैंने न्यू प्रोडक्ट की बात की वो तो होगा, कोर प्रोडक्ट की बात होगी, कोर ऑपरेशन के आसपास का प्रोडक्ट होगा। लेकिन न्यू बिजनेस की बात करें कि कोई नया बिजनेस करना चाहती है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि कंपनी की कितनी उसमें एक्सपर्टाइज है, कि वो जो नया बिजनेस जो कह रहे हैं, जो उनके कोर बिजनेस से हटके है, वो उसमें कितना एक्सपर्ट है, क्या उनके पास वो टीम है, क्या उन्होंने कोई मर्जर एक्विजिशन किया हुआ है जिसके चलते वो नए बिजनेस में अपने आप को वेंचर करना चाह रहे हैं। तो ये देखना आपका काम होगा, बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर। फिर कंपनी ने कोई एक्विजिशन किया, मर्जर किया या डिमर्जर किया, ऐसा कुछ अगर सोच रही है, तो इस तरह का कोई डिस्क्लोजर है, दैट इज स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर। देन कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं कोई, कि जैसे मैं अभी, हम सेमीकंडक्टर की बात करते रहते हैं, तो काफी सारे प्लांट खुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब इसमें किसी जो पहले से ही जो स्टैब्लिश ग्लोबल ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर होता है, तो कंपनी के लिए वो स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे पार्ट बढ़ेगा। पहले जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर। अब उस जॉइंट वेंचर को एक्वायर करने के लिए या उनको पास बुलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें हमने कुछ फंडिंग की, दैट बिकम्स एन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। उसके बाद में जो डिस्क्लोजर आया, उसके बाद से अगर काम करना स्टार्ट हो गया और उसका अनाउंसमेंट आया, दैट बिकम्स एन ऑपरेशनल डिस्क्लोजर। तो ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता है। सो दिस डिस्क्लोजर्स टोटल टू management's vision towards growth. It shows their hunger and thought process towards long term goal। मतलब जो स्ट्रेटेजिक जो डिस्क्लोजर्स हैं, वही मैनेजमेंट का ग्रोथ प्लान क्या है वो दिखाते हैं, और यही आपको इसके अंदर जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर के अंदर में, वही दिखाएंगे कंपनी कितना हंगरी है ग्रोथ के लिए, और ग्रोथ की तरफ, अपने प्लान की तरफ वो कितना जल्दी से या धीरे धीरे जो भी कहें आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हो जाते हैं स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर्स। उसके बाद हम बढ़ते हैं नैरेटिव डिस्क्लोजर की तरफ। तो नैरेटिव डिस्क्लोजर में क्या आता है? दिस डिस्क्लोजर इंक्लूड अनाउंसमेंट थ्रू विच कंपनी बिल्ड नैरेटिव अबाउट द कंपनी। अपने कंपनी के बारे में पब्लिक में एक नैरेटिव बिल्ड करना, तो इसको बोलेंगे नैरेटिव डिस्क्लोजर। इसमें क्या क्या आएंगे? देन ऑनर्स एंड अवार्ड। अच्छा। प्लीज म्यूट योर माइक। ऑनर्स एंड अवार्ड। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? ऑनर्स एंड अवार्ड। अब कंपनी को कोई कोई अवार्ड मिला, या ऑनर्ड हुए हैं किसी मंच पे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बट वो डिस्क्लोजर में आएगा। देन कम्स स्टोरी बेस्ड बिजनेस एक्सपेंशन। मतलब स्टोरी बताई जा रही है, एक बड़ा सा छाप के दे दिया एक पेज, और उसमें केवल बातें लिखी हैं बड़ी बड़ी। उसमें कैसे ये काम करेंगे, फंडिंग कैसे होगी, किसको साथ लेके चलेंगे, किसी से मर्जर एक्विजिशन करना है, या हमारे पास पहले से वो टीम है, हमने कब कब प्लांट करना है, उसके लिए कहाँ कहाँ पे जमीन एक्वायर, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल बड़ी बड़ी बातें छापी हुई है रिपोर्ट में। दैट इज एन स्टोरी बेस्ड बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में बात हो रही है, दैट इज ओनली फॉर नैरेटिव बिल्डिंग। देन कम्स इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग। इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग जैसे अपना ईएसजी कंप्लायंस है। ठीक है। बहुत सारा जो पेड़ जैसे कि इन्वायरमेंट में जाके कुछ पेड़ वेड़ लगाए, इस तरह की कुछ अगर कहानी इवेंट है, तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। बट वो आपको मतलब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, किसी ने कहीं से कुछ अप्रिशिएट किया है अच्छे काम के लिए, इट्स अ गुड थिंग, बट उतना हमें उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। देन सोशल इम्पैक्ट एंड चैरिटी। कंपनी चैरिटी कहीं कर रही है, कहीं दान दे रही है, कुछ अगर कोई सोशल प्रोग्राम चला रही है, दैट इज गुड फॉर कंपनी टू ब्रांड बिल्डिंग ऑफ ब्रांड। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिर वो एज ए इन्वेस्टर नहीं बनता है। देन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इन पॉपुलर इवेंट्स। जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, या फिर कहीं पे कोई और प्रीमियर लीग चल रहा है, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, टेनिस का हो, कुछ भी हो, कोई बड़ा इवेंट चल रहा है, उसमें अगर कोई जाके अगर अपना एक चाहे वो कमर्शियल बेस पे करे, या फिर ऐसे ही जाके मतलब वॉलेंटियरली, या ऑन इनविटेशन जाके करे, तो वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि फिर भी वो डिस्क्लोजर में ये लोग डालेंगे। देन साइनिंग रिनाउंड आइकन एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कोई बड़ा अचानक से कोई फिगर है, वो ब्रांड एम्बेसडर बना, उससे क्या होगी, पॉपुलैरिटी बिल्ड होगी, और लोग उस प्रोडक्ट को मतलब अपनाना शुरू कर देंगे। तो इसको मैं चाहे तो नैरेटिव में भी बोल सकता हूँ, इसको मैं सेम चाहूँ तो स्ट्रैटेजिक में भी डाल सकता हूँ। तो साइनिंग अ बिग आइकन एज अ ब्रांड एम्बेसडर इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द बिजनेस, वो कह सकते हैं आपकी स्ट्रेटेजी है।
कि बड़े आदमी से करवाएंगे तो एक ब्रांड बिल्डिंग होगी। तो ये दोनों तरफ आ सकता है, नैरेटिव के लिए भी है और स्ट्रेटेजी के लिए भी है। मैंने हालांकि इसको यहाँ पे डाल रखा है। Then company uses this disclosure for brand building and goodwill in the eyes of public। आप देख रहे हैं साफ साफ कि ये फाइनेंशियल या ऑपरेशनल मैट्रिक्स को चेंज नहीं करेगा, बट एक ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बात करेगा। तो ये कहाँ हेल्प करेगा, समटाइम जब कभी रिसेशन आए या कभी कुछ कंपनी पे कुछ अगर एलिगेशंस लगे, तो लोगों की नजर में अगर उनका इमेज ठीक रहेगा, तो लोग उसके ब्रांड को डिसोन नहीं करेंगे, अचानक से स्टिकी कस्टमर्स रहेंगे उनके। तो इसलिए ब्रांड बिल्डिंग जरूरी है। तो नेगेटिव डिस्क्लोजर भी जरूरी है, बट फॉर पब्लिक, नॉट फॉर द शेयर होल्डर्स, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको हाईलाइट किया उसको छोड़ के ये उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। देन रिस्क डिस्क्लोजर्स, अब इसमें क्या क्या आते हैं। दिस डिस्क्लोजर इंक्लूड अनाउंसमेंट विद रिस्क कंपनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल वेलबींग। मतलब कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स ऐसे आएंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल या ऑपरेशनल मैट्रिक्स को इफेक्ट करेंगे। वो किस तरह के आएंगे, ये होंगी साइबर सिक्योरिटी। अब कुछ साइबर सिक्योरिटी वाली घटना होती है जिसमें कि पूरा डेटा ही लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ अगर रिपोर्ट होता है, देन इट्स अ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये आपको देखना पड़ेगा। हालांकि इसका एक रिटर्न का फॉर्मेट भी मेरे ख्याल से है, जो कि क्वार्टरली ये लोग सेंड करते हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। तो बस उतना देखना होता है, ऐसा अगर होगा तो काफी ये बड़ी बात हो जाती है। बट ये रिटर्न के टाइप पे भी जाती है, जिसमें कि नील टाइप का कुछ लिख के भेजते हैं ये लोग। देन एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एट्रिशन डेटा। अब एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब कितने एम्प्लॉय पिछले क्वार्टर में थे, इस क्वार्टर में कितने एम्प्लॉय हैं, ये डेटा होता है। एंड एट्रिशन डेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए होता है कि अगर एम्प्लॉयज अगर स्टिकी हैं, रिटेंशन एंड एट्रिशन का मतलब है, एट्रिशन का मतलब कि कितने लोग कंपनी में जो पुराने हैं वो रहे, और उसमें से कितने परसेंट तो निकले और उसको नए लोगों ने रिप्लेस किया। आईटी में, आईटी कंपनी जो है ना, उसमें एट्रिशन बहुत मतलब वैसे तो एट्रिशन सब जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आईटी में एट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्हें एक ट्रेंड मैन पावर होती है जो कि थोड़ा एक्सपर्ट होती है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट उन्होंने ले रखा है, उसमें कुछ अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग निकल जाएंगे, तो फिर उसको थोड़ा टाइम पे क्लियर करने में मुश्किल हो जाता है। तो एट्रिशन डाटा इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ आईटी कंपनीज, वेयर एज एट्रिशन डाटा इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज, बट स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्रीज attrition data is very important. Lesser the attrition, better the company's efficiency. Lesser the attrition, better the company's efficiency. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, नील कंप्लेंट्स, मतलब कोई कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है हमारे कंपनी के खिलाफ, ये आप देखते होंगे, तो नॉट इंपॉर्टेंट। देन अदर रिस्क रिपोर्टिंग कंप्लायंस एज मैंडेटेड बाई सेबी। और भी बहुत सारे कंप्लायंस हैं जो रिटर्न के टाइप टाइप इनको भेजने पड़ते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। देन एनी मटेरियल इम्पैक्ट दैट डजंट क्वांटिफाई द नंबर्स। अब कुछ भी उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया जिसमें कि बोल रहे हैं कि इससे कुछ हमारे के इम्पैक्ट होगा या बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, और वो कोई नंबर में क्वांटिफाई नहीं है, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। नंबर में जब तक क्वांटिफाई नहीं है, छोटा मोटा इवेंट है, थोड़ा सा कुछ अगर इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमारे काम का उतना बनता नहीं है। Then these disclosures are of general nature and sometimes periodic returns filed on the exchanges। BSE NSE पे ऐसी बहुत सारी चीजें कंप्लायंस के लिए फाइल की जाती हैं। जब तक वो बहुत ही मटेरियली ज्यादा नहीं है, तब तक आपके लिए वो बहुत काम का नहीं है। देन अदर डिस्क्लोजर्स, इसके अलावा भी कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दिस डिस्क्लोजर्स आर डिस्पोजल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। इससे पहले भी कुछ दिन पहले सवाल लोगों ने किया था। तो इसमें क्या है कि अगर वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तभी वो उससे ज्यादा आपको इफेक्ट पड़ना चाहिए। छोटा मोटा क्वांटिटी है, देन दैट मे बी अ पर्सनल एस्पिरेशन ऑफ समवन हु इज सेलिंग और एक्वायरिंग द कंपनी शेयर तो जस्ट मीट हिज एक्सपेंसेस और एनीथिंग, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। आप भी अपने शेयर्स कभी कभी बेच देते हैं, आपको जरूरत होती है, तो बहुत इफेक्ट नहीं करेगा जब तक कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ना सेल किया जाए या बाई किया जाए। देन क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, जब भी कोई कंपनी अनाउंस करती है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो विंडो क्लोज करती है अपने ट्रेडिंग का, तो जो भी प्रमोटर हैं या उनके इमीडिएट रिलेटिव हैं, उनके लिए उनके डीमेट में उस शेयर्स में ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो वो फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर से स्टार्ट होता है और रिजल्ट पोस्ट करने के 48 आवर्स तक वो बंद रहता है, ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना की जाए। तो जैसे इस क्वार्टर में ट्रेडिंग विंडो जो बंद हो रही है, वो 1 अक्टूबर से लेके जब तक रिजल्ट पोस्ट ना कर दी जाए उसके 48 घंटे के बाद ही फिर वापस विंडो वो खुलेगा। Then intimation of results, con call, investor meet, AGM और EGM। AGM is annual general meeting and EGM is extraordinary general meeting। तो इसका इंटीमेशन है, तो इसमें हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट उसका डेट है, ताकि हम टाइम पे अटेंड कर सके, अगर हम फ्री हैं उस टाइम पे या जैसे भी करके हम कर सके, तो डेट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अगर आप नहीं याद भी कर पाएंगे, तो फीड में अगर आपके स्क्रीनर के पड़ा हुआ है, तो वहां आपको वो रिट्रीव करके साइड में दिखाना शुरू कर देगा।
एंड देन शेयर होल्डर्स वोटिंग ऑन प्रपोजल एंड मेमोरेंडम। तो इसमें मतलब वोटिंग का कोई रिजल्ट आउटकम आता है तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। जनरली जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास इतने नंबर्स होते हैं कि वो या वैसे मैनेज कर लेते हैं अपने प्रपोजल को कि वो पास करवा ले। बहुत ही एक्सेप्शनल इवेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे कोई प्रपोजल जो हो वो शेयर होल्डर्स ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता है हमारे लिए। देन वोटिंग आउटकम्स, यही जो प्रपोजल हुआ उसका वोटिंग आउटकम्स क्या आया नहीं आया वो हमेशा कंपनी के पक्ष में ही आता है, जैसा हम देखते हैं। क्योंकि हम रिटेल शेयर होल्डर्स जो हैं हम अटेंड नहीं करते हैं ऐसा कोई भी मोमेंटम या प्रपोजल, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो डिस्क्लोजर। देन लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स, आप देखते हैं बहुत सारे जो पुराने सर्टिफिकेट्स इशू हो रखे होंगे 20 साल पहले जो फिजिकल फॉर्मेट में होंगे, उसका वो लॉस हो गया तो कोई आदमी अगर रिपोर्ट करेगा कंपनी के इन्वेस्टर रिलीजन टीम को, तो फिर वो उसको रिपोर्ट करेंगे बीएसई एनएसई को, तो उसके भी डिक्लेरेशन वो डालते रहते हैं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पब्लिकेशन ऑफ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड एनुअल रिपोर्ट्स इंक्लूड्स ऑल डिस्क्लोजर्स। ये दो ऐसे आपके पास अनाउंसमेंट आएंगे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड एनुअल रिपोर्ट। तो इसमें अब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में नॉट केवल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं होगा, केवल ऑपरेशनल डिस्क्लोजर नहीं होगा, उसमें सारा का सारा डिस्क्लोजर मिलेगा आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ कंपनी वर्क्स, व्हाट इज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ द कंपनी, नैरेटिव क्या बिल्ड कर रहे हैं, उसमें गाइडेंस क्या लिखा, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। तो दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे डिस्क्लोजर आपको मिल जाएंगे। तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड एनुअल रिपोर्ट जो है दैट आर मास्टर, आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी फॉर द शेयर होल्डर्स, जिसमें सभी तरह के डिस्क्लोजर्स आते हैं। ये सारे डिस्क्लोजर्स हमने कवर कर लिए हैं। तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ऑपरेशनल डिस्क्लोजर, रिस्क डिस्क्लोजर, स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर, नेगेटिव डिस्क्लोजर, और कुछ अदर डिस्क्लोजर भी थे। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वो भी डिस्कस कर लिए। किस चीज़ पे हमें अगर इंपॉर्टेंट है भी तो उसको फिर आगे जाके कैसे और रिफाइन करके अपने लिए और इम्पोर्टेंट बनाना है, ये भी हमने देखे। तो अब हम देखते हैं कि ये सारे डिस्क्लोजर्स के बाद हम क्या कंक्लूड करते हैं, ये डिस्क्लोजर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कितने हैं, और कंपनी का क्या फायदा है इसमें, एज अ शेयर होल्डर्स हमारा क्या फायदा है, पब्लिक का क्या फायदा है, ये हम देखते हैं। तो कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू पब्लिक और टू शेयर होल्डर्स। कंपनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये एक तरीका है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने शेयर होल्डर्स को या फिर जो भी पब्लिक है उनको बता सकें कि उनकी कंपनी में फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली, ऑपरेशनली क्या काम चल रहा है। दिस इम्प्रूव्स कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे कंप्लायंस है उनके ऊपर कि उन्हें जो भी डिस्क्लोजर देने हैं सेबी के द्वारा जो रेगुलेट किए जाते हैं वो उनको टाइम वाइज देने ही देने हैं। अगर इसमें फेलियर होगा तो उस पर जो रेगुलेटर आपका है आप पे एक्शन लेगा। तो ये कंप्लायंस को और ट्रांसपेरेंसी को, उसके स्टेक बिजनेस और उसके स्टेक होल्डर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है। दैट ऑल्सो इंक्रीजेस ब्रांड वैल्यू टू द पब्लिक साइड। तो ये, अगर जैसे कि हमने नैरेटिव बिल्डिंग की बात की थी, दैट इज इन द पार्ट ऑफ नैरेटिव डिस्क्लोजर। तो कंपनी जो है इस डिस्क्लोजर के थ्रू अपना ब्रांड बिल्ड भी कर सकती है पब्लिक में। वो हमेशा जाके जाके एडवर्टाइज ही करे और उस पर पैसे खर्चे करे, अगर वो डिस्क्लोजर भी सही तरीके से करती है तो हम जो शेयर होल्डर्स हैं उसको एक अच्छे विजन में देखेंगे कि कंपनी जो है काफी अच्छा है, सही कंप्लायंस करती है, सही रिपोर्टिंग करती है, कुछ ज्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं करती, जितनी बातें करते हैं उतना काम करते हैं। तो ये एक ब्रांड बिल्डिंग का भी एक तरीका है। देन दैट इम्प्रूव्स मैनेजरियल बिहेवियर एंड गवर्नेंस। मतलब आपके ऊपर जब कंप्लायंस है कि आपको ये करना है तो जो भी मैनेजमेंट है उनका जो बिहेवियर है वो काफी आपको इम्प्रूव नजर आएगा कि मुझे ये करना है। अगर उनके ऊपर कंप्लायंस ना हो, रेगुलेशन ना हो, तो फिर वो टाइम से ना फाइनेंशियल रिपोर्ट देंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर दे भी दें तो जब उनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा तो पहले दे देंगे, नहीं आएगा तो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये गवर्नेंस गवर्नेंस भी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो मैनेजर का जो बिहेवियर है वो भी इंप्रूव करता है, क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेशंस है और कंप्लायंस है उसके ऊपर कि वो डिक्लेयर करे जो भी उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है अपने शेयर होल्डर्स को और पब्लिक को। देन अवॉइड्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसमें क्या होता है कि अगर लगातार कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर अगर होते रहे तो ये कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस को भी टाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कुछ लोगों को पता है कि मेरे कंपनी में कुछ चीजें खराब चल रही हैं और अगर इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, तो जो कंपनी में एक जो ब्रॉड उनका जो मैनेजमेंट है जो कि
सही डिसीजन लेके उसके कंपनी को और खराब होने से बचा सकता है, तो वो मौका नहीं मिलेगा अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी। ठीक है, या कोई बीच में कोई एक दो आदमी अगर कुछ खराब कर रहे हैं, और जैसे कि आपने अगर स्कैम 1992 देखी होगी, आपको दिख रहा होगा वहां पे कोई एक आदमी खराब कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग उस समय उतनी स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग नहीं थी, फिर बाद में जाके इवेंट कैसे जाके बाकी कैसे फिर पैन आउट हुआ आपने देखा होगा। तो अगर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स अगर होते रहे, बाकी जो भी डिस्क्लोजर्स अगर टाइम टाइम पे टाइम वाइज जो भी रेगुलेटेड है वो होते रहे, तो कंपनी बड़े क्राइसिस से भी बच सकती है, क्योंकि जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो सबकी नजर में आएगी, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन होगा और फिर उसको ठीक करने की कोशिश भी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि पहले जो कंपनी एक बार जो डूबती थी या फिर खराब करती थी, फिर वो आती नहीं थी वापस लौट के। लेकिन इन सालों में आपने देखा, इन ईयर्स में, कि बहुत सारी कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। क्योंकि एक टाइम था जो कंपनी कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन इतने ज्यादा रेगुलेशंस आजकल सेबी के हैं हमारे ऊपर कि कोई ना कोई उसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ, कुछ अगर और भी स्ट्रैटेजी कुछ बदलने की जरूरत थी, लोगों ने चेंज की जो भी वहां पे बैठे हुए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और फिर वो कंपनी जो है जाके 5 6 7 साल लगा के वो टर्न अराउंड हुई कंपनी। तो ये इसी चीज का नतीजा है कि आपका रेगुलेटर जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, और काफी जो छोटी मोटी कंपनीज हैं उनके लिए हेल्पफुल भी है बहुत तरीके से, उनके सेबी के द्वारा या आपकी जो एक्सचेंजेस हैं उनके द्वारा कुछ कुछ अलग से प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, ये कैसे कैसे सारे कंप्लायंस को और सारे रेगुलेशंस को फाइल करना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है, अलग अलग से अलग अलग रिपोर्टिंग का फॉर्मेट बना रखा है कि आपको इसी फॉर्मेट में देना है, ताकि कोई एक नया आदमी भी फॉर्मेट को पूरा कर सके, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो डेटा कंपाइल करने में। देन कम्स दिस कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एलिमिनेट्स इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। ये क्या करता है, मान लीजिए कि जैसे कि एक डिस्क्लोजर था जो कि इक्विजिशन का और डिस्पोजल का आता है आपके पास, डिस्क्लोजर आता है। तो अगर किसी को इनसाइडर ट्रेडिंग करनी है, अगर जो डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, तो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं या फिर कोई अगर और भी आदमी है जो उनके कंपनी के मैनेजमेंट ग्रुप में नहीं आता है, या फिर अगर मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व हो, तो अगर वो डिस्पोजल और इक्विजिशन का अगर पार्ट डिस्क्लोज ना करना पड़े एक्सचेंज पे, तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो काफी बढ़ सकती है। अब यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग इसलिए नहीं होती है कि जैसे ट्रेडिंग करेंगे वो एक्सचेंज को रिपोर्ट होगी, एक्सचेंज को रिपोर्ट होगी, एक्सचेंज को कुछ भी उल्टा सीधा दिखेगा वो एक्शन ले लेगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग के चलते ये भी एलिमिनेट्स हो सकता है। और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मैंने पिछले वाले लाइन पे कवर करी थी कि वहां भी अगर रिपोर्टिंग टाइम पे होगी, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स खराब दिखेंगे, कहीं प्रॉफिट दिखेगा तो कैश फ्लो का इशू दिखेगा, कहीं आपको कोई और मैट्रिक्स खराब दिखेगा, तो वहां पे कोई ना कोई पकड़ लेगा उसको कि यहाँ पे दिख कुछ और रहा है लेकिन एक्चुअल अकाउंट में पैसे इतने हैं जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच दिख रहा है यहाँ पे, तो उस पर फिर एक्शन होना शुरू हो जाएगा। देन दिस अलाउज इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मतलब हमें भी पता रहेगा कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो किस तरह से ऑन 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 बिजनेस फ्रंट, ऑन ऑपरेशनल फ्रंट, ठीक है, ऑन प्लानिंग दियर विजन, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे आगे अपने आप को देख रही है, कितना मैनेजमेंट जो है हंग्री है अपने ग्रोथ के लिए। तो अगर अनाउंसमेंट्स हम पढ़ेंगे तो हम इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे, एंड दैट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस। इसका हम कैसे मतलब निकालें कि ये मतलब लाइन उतना एक्सटेंसिव नहीं लिखा हुआ है, ये शेयर होल्डर्स के लिए है या फिर पब्लिक के लिए है, कि अगर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स अगर नहीं होते, तो जो शेयर होल्डर है वो अनसर्टेन रहता कि जो बिजनेस है वो हो क्या रहा है एक्चुअल में उसमें। तो अगर रिपोर्टिंग हो रही है तो वो अनसर्टेन रही रहेगा, तो उसकी अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस्ड रहेगी, उसको पता रहेगा कि बिजनेस वाइज यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, हमेशा उसको बहुत ज्यादा नजदीक से ट्रैक ना करके, किसी से अगर बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, हालांकि ये तो इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगा, अगर ज्यादा संपर्क किसी का नहीं भी है या कंपनी कोई आसपास की सिटी में काम नहीं करती है जहाँ की वो फिजिकल विजिट कर सके, तो अगर वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का सेक्टर अगर सेक्शन भी पढ़ता है, तो काफी चीजें क्लियर रहेंगी कि बिजनेस वाइज वहाँ क्या परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर रेगुलेशन है, कंप्लायंस है कि उसको रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। और वो जो रिपोर्टिंग होगी वो लेटर इन स्पिरिट में होगी, एकदम एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है, इवन डेसिमल तक रिपोर्टिंग सही करनी है, मोटा मोटा कोई बात नहीं करना है। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से ये जितनी हमने चीजें डिस्कस की, ये सारी चीजें हमें रिफाइंड वे में कभी मिलती भी हैं और रिफाइंड वे में नहीं भी मिलती हैं, कभी टेंटेटिव बातें मिलती हैं, तो हम उसको और भी जो भी हमने सीखा है जाके
अलग अलग तरीके से उसको और रिफाइन कर सकते हैं। तो विद दिस आई कंक्लूड माई presentation. Now floor is open to the questions. Any doubt?